विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा गलत नैरेटिव बना रहे कुछ लोग। सीएए और कृषि कानून को लेकर फैलाया झूठ, चुनाव जीतने की मशीन नहीं बीजेपी। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, टीएमसी उम्मीदवार का आरोप, ममता के गढ़ में महिला वोटर्स को धमका रहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के बाद राजधानी में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। मुख्तार अंसारी की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अंसारी को सुरक्षा देने की मांग, पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा मुख्तार अंसारी। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। आज देश के हर राज्य जिले में पार्टी के लिए कई पीढ़ियों ने काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। पद्म पुरस्कार को लेकर हमारी सरकार ने जो काम किया वह ऐतिहासिक है। जिसके पैर में जूते तक नहीं, उसे पद्म पुरस्कार मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल, बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं। वंशवाद और परिवारवाद का क्या हश्र हुआ, यह नया भारत देख रहा है। स्थानीय पार्टियां एक परिवार और कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट। भाजपा आने का मतलब है देश हित से समझौता नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। भाजपा आने का मतलब है वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति। भाजपा आने का मतलब है योग्यता को अवसर। भाजपा आने का मतलब है पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस। भाजपा यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भाजपा भारत की विविधता की, अनेकता में एकता की प्रतीक बन गई है। हम हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की सभी विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर जनता आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। इन राज्यों में मतदान शुरू होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वोटर्स से अपील की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान शुरू हो गया है। मैं अपनी बहनों और भाइयों से अनुरोध करती हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और अपने लिए एक मजबूत, प्रगतिशील और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी के साथ फैलती जा रही है। मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की राहत देखने को मिली। मंगलवार को एक दिन पहले के मुकाबले 1 लाख से कम मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा गिरा। मंगलवार को देश में कोरोना के 96,982 मामले सामने आए, जबकि 446 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं अब दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। आपको बता दें, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं मधुबनी घटना पर आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह नरसंहार का मामला है और प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी बिहार सीएम को नहीं है। जहरीली शराब से लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके या हत्या हो चुकी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश जी के शासन में राक्षस
राज कायम हो चुका है। जहरीली शराब से भी लोग मारे जा चुके हैं। लगभग जो है 100 से ज़्यादा हत्याएं हो गई हैं या लोग मारे जा चुके हैं। उस पर नीतीश कुमार जी ने एक भी संवेदना के लिए जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दिया है। कोई भी कंडोलेंस का मामला हो उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम लोग लगातार जो है हम ये कहना चाहते हैं बिहार में नीतीश जी के शासन में पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज जो है वो कायम हो चुका है। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है, लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। ये क्या पब्लिसिटी के लिए तो विपक्ष चुप रहेगा क्या? तो नीतीश जी क्या चाहते हैं? विपक्ष रहे ना, उनमें कोई नैतिकता नहीं रहा। कम से कम हम में तो नैतिकता है कि जाकर के पीड़ितों के आंसू पोंछ सके। जो विक्टिम है वो आंसू नहीं पोंछ पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? आप घूम के आए? बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर कहा कि कोविड-19 का कहर महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आईसीयू की शॉर्टेज है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन वाजे को लेकर भी बयान दिया। महाराष्ट्र में मैंने गत कुछ दिनों में पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, ठाणे, वसई, पनवेल कोविड में ऑक्सीजन क्राइसिस के कारण महाराष्ट्र में पुनः एक बार मृत्यु की श्रृंखला चालू हुई है। 31 मार्च को ऑक्सीजन सप्लाई डिफेक्ट पैदा हुई तो 31 मार्च रात को औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरी सबसे पहले प्रार्थना उद्धव ठाकरे जी से और केंद्र सरकार से है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है तो उसको मजबूत करने का प्रयास करें, नहीं तो ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ेगी। वेंटिलेटर, आईसीयू, उसकी भी भयंकर शॉर्टेज है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये ध्यान में आया कि पहला जो फेज था उसमें डाउन ट्रोजन इफेक्ट हुआ। अभी के फेज में सभी अर्बन एरिया में मध्यम वर्ग पूरे फैमिली इफेक्ट हो रही है। महाराष्ट्र में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो उद्धव ठाकरे जी ने करवाई। मैंने मंत्रालय में उसकी फाइल मांगी तो मंत्रालय ने मुझे आरटीआई के अंतर्गत कहा फाइल गायब है। पुलिस कमिश्नर के यहाँ मांगी, 1 महीना हो गया तो पुलिस कमिश्नर के अधिकारी कहते हैं कि सचिन वाजे की नियुक्ति की फाइल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कोविड-19 को लेकर कहा कि लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो और मतदान लोग कर सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव आयोग से लेकर के और स्थानीय प्रशासन से लेकर के सभी से रिक्वेस्ट की है कि लोगों को भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में, निष्पक्ष माहौल में उनके मताधिकार के इस्तेमाल करने को सुनिश्चित किया जाए और लोग कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, निश्चित तौर से लोगों का जो जब भारतीय जनता पार्टी को दिन दूना रात चौगुना समर्थन है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो आज पूरे विश्व में एक मजबूत नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है, एक लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है, एक एक्सेप्टेबल लीडरशिप के रूप में देखा जा रहा है और एक स्टेट्समैन के रूप में लोग दुनिया उन्हें स्वीकार कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का, भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों का ही परिणाम है। सर, लेकिन हमने कहा ना कि ऐसा होता है ना कि पेशबंदी की हो जाती है, भूमिका बनाई जाती है। अब उनको ये मालूम हो गया है कि चुनाव में क्या हश्र होने वाला है, तो अभी से वो भूमिका चुनाव आयोग पे हमला, बीजेपी पे हमला, सभी लोगों पे हमला, उसके अलावा अब ईवीएम पे हमला शुरू हो जाएगा। ये करने दीजिए। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि हमेशा जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हार होती है, जीत होती है। और कितनी शालीनता के साथ अपनी नाकामियों को स्वीकार आदमी करता है, ये महत्वपूर्ण है। उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सर, इस पूरे के पूरे अगर आप देखें कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने
फ्रंट से जो है वो एक संकट मोचक की भूमिका निभाई है। ये बात सही है कि फिर से एक बार जो है वो एक लहर है, और हम मानते हैं कि लोगों के संयम, लोगों की सावधानी से ये लहर पूरी तरह से इसको हम परास्त होगी। और जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पूरी तरह से मजबूती के साथ इसमें सहयोग कर रही है, और राज्य सरकारों के साथ मिल करके जहाँ जहाँ पर भी लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। इसमें पैनिक की जरूरत। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम पंजाब के रोपड़ पहुंची है। मुख्तार की आज बांदा वापसी हो रही है, और इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें पंजाब के रोपड़ से उत्तर प्रदेश के बांदा लाते समय सुरक्षा की मांग की गई, और कोर्ट में पेशी के दौरान जान को खतरा बताया गया। याचिका में विकास दुबे एनकाउंटर मामले का उदाहरण दिया गया। हालांकि अभी इस अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि पंजाब से यूपी शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। डर इस बात का है कि उनका इस दौरान फर्जी तरीके से एनकाउंटर ना हो। मुख्तार को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि मुख्तार को जेल शिफ्ट के दौरान उनके पूरे सफर की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इसके साथ ही मांग की गई कि जब यह शिफ्टिंग की कार्रवाई हो रही हो तो वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा घेरे में हो। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उलुबेरिया में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीन जब्त हुई। यह मशीन इलेक्शन ड्यूटी पर रखी कार से आए। आज वहां चुनाव है, इसीलिए चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई कर उस मशीन को उपयोग न करने को कहा है। संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जांच होने की आवश्यकता है, इसीलिए हमारे चुनाव आयोग से मांग है कि वो खुद इसकी जांच करें और कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांधली है। की एक और हरकत पश्चिम बंगाल में सामने आई है। इसमें उलबेरिया चुनाव क्षेत्र में टीएमसी के एक नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीन्स जब्त हुए हैं। ये मशीन्स इलेक्शन ड्यूटी पर रखी कार से आए थे। वहां चुनाव है, इसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं, और इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत कुछ कार्रवाई की है कि वो मशीन यूज नहीं करेंगे, और वो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी जांच होने की जरूरत है। तो हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन खुद डिटेल में इसकी जांच करे और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये साधारण अपराध नहीं है। ये चुनाव सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले पर बस्तर आईजी ने कहा कि 12 से ज्यादा माओवादियों के मारे जाने और 16 से ज्यादा के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है। मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हुए और 31 जवान घायल हुए। घायलों की स्थिति अभी सामान्य है। इलाके में सर्च लगातार जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि एक लापता जवान माओवादियों के कब्जे में है, जिन्हें लाने की कार्रवाई की जा रही है। वजह से माओवादी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ प्रारंभ किए गए थे। इनिशियली लगभग 1.5-2 घंटे तक लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से बटालियन नंबर 1 के खिलाफ इस अभियान को चलाते हुए उनका भारी नुकसान भी पहुंचाए गए थे। जिससे हम लोग के पास मैदानी इनपुट मिल रहा था, उसी अनुसार काफ़ी बड़ी नुकसान सी बटालियन नंबर 1 का हुआ था। इसमें लगभग 12 से अधिक माओवादी मारा जाने का और 16 से अधिक माओवादी गंभीर रूप से घायल होने का सूचना प्राप्त हो रहा है। इसका तस्दीक की जा रही है और मुठभेड़ के पश्चात ट्रैक्टर्स के माध्यम से उन घायल और जो मारा गए माओवादी को नक्सली द्वारा पीछे अपना बेस इलाके में ले जाने का भी सूचना हमारे पास आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुठभेड़ के जो
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्तार अंसारी की विदाई को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हो चुकी है। यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है बाहुबली को और मुख्तार की बांदा यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अंसारी को बांदा जेल लाया जा रहा है और इसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए तड़के यूपी पुलिस रोपड़ पहुंची थी और कागजी कार्रवाई और कोविड रिपोर्ट के बाद अंसारी को लेकर यूपी पुलिस अब रवाना हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रोपड़ से मनप्रीत चहल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनप्रीत, मुख्तार अंसारी की विदाई की तस्वीरें तमाम दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया बाहुबली को। क्या मुख्तार की बांदा यात्रा शुरू हो चुकी है? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी, अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी को यहाँ से रोपड़ जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अपनी सुरक्षा में बांदा जेल के लिए लेके यहाँ से रवाना हो चुकी है। एक बड़ा लंबा चौड़ा जत्था यहाँ से सुरक्षा कर्मियों का यूपी पुलिस की तरफ से लाया गया था। सुबह 4:20 में रोपड़ पहुंचे थे और उसके बाद 12 बजे जेल परिसर में आए और उसके बाद कागजी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद कागजी कार्रवाई संपन्न होने के बाद उनकी तरफ से मनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एम्बुलेंस इस वक्त हम देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस के आगे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की कितनी कड़ी सुरक्षा है? करीब कितनी गाड़ियों का जो काफिला है वो बांदा के लिए रवाना हुआ है और इसमें कितने पुलिसकर्मी सवार हैं? जी लकी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, 9 गाड़ियों का काफिला है और इसमें करीब 100 पुलिसकर्मी सवार हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अगर जाया जाए तो 100 पुलिसकर्मी इसके मुख्तार अंसारी को इस वक्त सुरक्षा दे रहे हैं। और जो एम्बुलेंस भी आई है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से साथ में लेके आए हुए हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। अब सेहत का हवाला देता था कि वो इतना लंबा सफर कर नहीं पाता, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी कर दी थी कि उसको वापस जाना पड़ेगा, तो उसके बाद कोई उसके पास चारा नहीं रह गया था, तो उसको अब रोपड़ पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। मनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रोपड़ जेल प्रशासन ने मेडिकल परीक्षण के बाद मुख्तार अंसारी की जो कस्टडी है उत्तर प्रदेश पुलिस को तो सौंप दी है और ये रवाना भी हो चुके हैं बांदा के लिए, क्या मुख्तार अंसारी के साथ एम्बुलेंस में उनके साथ किसी डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के साथ माना जा रहा है कि जो एम्बुलेंस है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण इसको गुप्त रखा गया था, लेकिन माना जा रहा है कि उसमें एक डॉक्टर भी मौजूद है इस वक्त। मनप्रीत, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खबरें बीच में आ रही थी कि अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इसमें पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा लाते समय सुरक्षा की मांग की गई थी, तो क्या उस याचिका पर कोई अपडेट अब तक आ पाई है? जी, उस याचिका के लिए मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से भी पत्र लिख के दे दिया गया था सरकार को, यूपी सरकार को, कि 8 तारीख से पहले आप उसको ले जाएं। तो इस बाबत अगर कोई भी सुनवाई भी अभी नहीं हुई, अगर हमारे पास इस बाबत उनकी पत्नी की तरफ से जो याचिका दी गई है उस बाबत कोई जानकारी प्राप्त नहीं है इस मौके पे। ठीक है, धन्यवाद मनप्रीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम रोपड़ से निकल चुकी है। मुख्तार को एम्बुलेंस में लेकर यूपी के बांदा जेल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोविड-19 महामारी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कोरोना नहीं बढ़ता है, बीजेपी जनता को इकट्ठा करती है तब भी कोरोना नहीं होता। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो आरोग्य सेवा है उसको पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किया गया। प्रशासन कहीं ना कहीं टास्क फोर्स बना के हर जिले में महानगर पालिका क्षेत्र में काम में जुटा हुआ है। बड़े पैमाने पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, सारे नियमों का पालन
महाराष्ट्र में हो रहा है। आज से बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी आयद की गई है और वीक में आखिरी 2 दिन में लॉकडाउन भी हमने किया है, लेकिन केंद्र ये कह रहा है कि ये कोई असरअंदाज नहीं होगा। हमें लगता है कि ये दोहरा चरित्र है केंद्र का। बताए सबसे पहले कि देश के गृह मंत्री हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाके रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं। क्या देश में कोरोना, जहां चुनाव है वहां पे कोरोना नहीं फैलने वाला? हमें लगता है ये केंद्र का दोहरा चरित्र है। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। बस इसी के बाद से जो सियासत है वो गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मसले को लेकर प्रेस वार्ता की। रामदास अठावले ने ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल पूरा होगा। ऐसा लगता नहीं है, पूरे देश में कोरोना के 60 से 65% मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कानून व्यवस्था जो है वो भी बिगड़ गई है। लेकिन ये बातें बहुत बड़ी सीरियस है, तो इसीलिए अनिल देशमुख जी ने देर से भी क्यों न हो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ये अच्छी बात है और अभी इसकी इंक्वायरी साफ हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा ये हमारे तनवीर हुसैन जी, जो मेरी बात इनके साथ हुई थी, वो भी बोलेंगे। फिर आपको सवाल पूछना है तो पूछिए। मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए ना महाराष्ट्र में? नहीं, मुख्यमंत्री ने देना चाहिए, मांग हमारी है। मैंने राष्ट्रपति जी से मिलकर भी मैंने मांग किया है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सचिन वाजे है, इनका शिवसेना से संबंध रहा है और वो पुलिस ऑफिसर बनने के पहले वो शिवसेना में भी था, तो इसीलिए शिवसेना के बहुत सारे नेताओं से उनके संबंध भी रहे। तो ऐसा एक पुलिस ऑफिसर मतलब ऐसे केस में आता है तो ये बहुत गंभीर बात है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। खाली अनिल देशमुख ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से 94 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश 120 मामलों में सुनवाई को लेकर दिया। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में एनएसए लगाया गया था। इन मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 94 मामलों में अदालत ने जिला अधिकारी की ओर से दिए 32 मामलों को रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दिए। कोर्ट ने एनएसए कानून का दुरुपयोग माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में अहम जानकारियों को कट पेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद हिरासत के आदेश पर जिला अधिकारी के आदेश। ऐसा लगता है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया। आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करना, जमानत रद्द करने के लिए बार बार कानून का उपयोग करना। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को झटका देते हुए ऐसे आदेश पर रोक लगा दी। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 41 मामले गोकशी से जुड़े हैं। ये सभी मामले हाईकोर्ट पहुंचे थे। सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। जिला अधिकारी की ओर से एफआईआर में उन पर गोहत्या का आरोप लगाया गया था। गोकशी के 30 मामलों में यूपी सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं 11 मामलों में से एक को छोड़कर अदालत ने आरोपियों की हिरासत बरकरार रखी। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बाद में आरोपियों को जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इनकी न्यायिक हिरासत की आवश्यकता नहीं थी। खबरें अभी और भी है, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके नाम पर मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई एस ए बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना अगले सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें, न्यायमूर्ति नाथुलापति वेंकट रमन्ना को साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, क्योंकि जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मंगलवार सुबह हुए इस हादसे में मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव के कार्य में लगी। यह हादसा सुबह 9:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज को साल 2014 से काम बंद कर दिया गया था। ब्रिज का एक हिस्सा आज सुबह अचानक से 4 ट्रकों पर गिर गया। हादसे में अशोक पार्क निकट माता मंदिर निवासी राम बहादुर की मौत हो गई। वह मूल रूप से फतेहपुर उत्तर प्रदेश के थे। रात में ट्रकों की पार्किंग में चौकीदार का काम करते थे। आपदा प्रबंधन टीम, कैट एम्बुलेंस और पंजाबी बाग के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आगे की जांच की जा रही है। कॉल मिली है करीबन 8:30 बजे। इसमें जब हमको ये कॉल मिली है कि यहाँ पर रेलवे का एक सीमेंट प्लस जो आयरन और सीमेंट के साथ जो ऊपर पिलर को कनेक्ट करते हैं, जो रेलवे का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था जिसका काम कुछ सालों से रुका हुआ है, उसका एक गार्टर निकलकर नीचे गिर गया। जो कि यहाँ जब पता किया तो पता चला कि वो रात में यहाँ गिर गया था। और वो यहाँ पर कुछ ट्रक्स खड़े होते हैं पार्किंग में, उनकी देखरेख के लिए एक गार्ड यहाँ पर था जिसका नाम राम बहादुर था। तो वो राम बहादुर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रक के अंदर सो रहा था उस टाइम पर जब ये गिरा, और राम बहादुर इसकी चपेट में आ गए और इसके साथ क्रश हो गए। राम बहादुर यहीं इधर नाइट वॉचमैन का काम करते थे और ये ओरिजिनली फतेहपुर यूपी से रहने वाले हैं। सर, और कितने साल पहले ये काम रुका था? वो अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी हमको ये इसका ठीक आइडिया नहीं है। बोल रहे हैं कुछ सालों से, 1 या 2 साल से इसका काम रुका हुआ है। रेलवे का ब्रिज है, इसके ऊपर से रेल पास होनी थी। किसी और के दबे होने की संभावना है इसमें? अभी हम बाकी देख रहे हैं। अभी तो एक ही बॉडी हमको ऐसा लग रही है दबी हुई है, और वो हमने पूरे में देखा है और कहीं हमको कोई दूसरी बॉडी दिखी नहीं। कोई लीगल एक्शन? हाँ, लीगल एक्शन इसमें होगा। अभी जो भी इसमें कानून जो भी इसमें धाराएं होंगी आईपीसी की, वो इन्वोक करके इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। सर, किसके अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है? कौन है, किस कंपनी है? ये सारी अभी जांच का विषय है। अभी तो जस्ट हम लोग एक बार बॉडी यहाँ से रिमूव कर लें और यहाँ से गार्टर हटा लें, उसके बाद ये सारी जांच का विषय है। कौन इसको कर रहा था, कौन इसको बना रहा था, रेलवे ने किसको आउटसोर्स किया था, ये वो हम। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां मामूली से बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक की मामूली टक्कर के चलते दबंग बाइक सवार ने युवक की बीच सड़क पर पिटाई करने लगा और ये सारा वाकया किसी ने अपने मोबाइल से कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार देर रात्रि पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि 4 लोग यहां अपराध करने के लिए घूम रहे थे। पुलिस ने पीछा किया और इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया। नोएडा जोन के एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 55 में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए 4 बदमाश नोएडा और एनसीआर के शहरों में सुबह के वक्त चेन और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, एक स्कूटी, एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए जिस तरह से हमारी टीमें लगातार काम कर रही है, इसी क्रम में एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 थाने की टीम एसओ 58 ने अपनी टीम के साथ लगातार मॉर्निंग में जो अपनी टीम्स लगाई हुई हैं, उसी में आज एक सफलता मिली है। ये बड़ी सफलता है। इसमें दिल्ली का दुर्गेश गैंग का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट सक्रिय मेंबर है, दुर्गेश गैंग के ऊपर लगभग 62 मुकदमे हैं
और ये जो हम लोगों ने जिसको कैच किया इसका नाम अमित उर्फ मोटा है। ये बेसिकली अपने कुछ लोगों के साथ 2 बाइक्स पे हमारे यहाँ भी घटना करने के फिराक में घूम रहा था। एक दिन इसका पीछा किया गया था, इसके गाड़ी का नंबर हम लोगों के पास आ गया था, तो हमारी टीमें इसके पीछे लगी थी। पुनः आज एक बाइक और एक स्कूटी पे इसके गैंग के लोग आज हमारे यहाँ वारदात करने के फिराक में थे। हमारी टीम ने पीछा किया और ये घिरा हुआ देख के इन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें जो अमित उर्फ मोटा है ये घायल हुआ है और इसके पोजीशन से एक तमंचा बरामद हुआ। बाकी जो 3 थे वो तीनों यहाँ से भागे। कॉम्बिंग में तीनों पकड़े गए हैं। ये चारों उस दुर्गेश गैंग के मेंबर हैं और यहाँ पे रहते हैं। ये जो खोड़ा है, खोड़ा गाजियाबाद का पोर्शन है, वहाँ पे रहते हैं। ऐसे इनका जो कार्य क्षेत्र है पूरा NCR है, गाजियाबाद। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में भागीदार मंच के तत्वाधान में ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा ने कश्यप जयंती मनाई। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित किया गया। लोगों ने कश्यप समाज की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने, समाज के सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज हम सारे समाज के बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान किया, जिसमें अंगवस्त्र और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि सारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर अन्य अन्य जगहों पर जयंती का आयोजन इस तरीके से करते रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को सोना तस्करी का मामला सामने आया। मिक्सर की मोटर के नीचे काले रंग की मेटल के अंदर सोना छिपाकर उसे लाया गया था, जिसे आज सुबह कस्टम विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। सोने का वजन लगभग 461 ग्राम है और उसका बाजार मूल्य 31,36,000 रुपए से ज्यादा है। विभाग ने सोने को जब्त करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल के नेतृत्व में अतिरिक्त उपायुक्त ML शेरा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पकड़ा गया 23 साल का युवक द्वारका, गुजरात का रहने वाला है और दुबई में शिप पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। आपको बता दें, 1 सप्ताह पहले कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के एक दिन में 3 केस पकड़े थे। आज ये सप्ताह में 4था केस सामने आया। उधर उत्तराखंड के देहरादून में कालसी तहसील क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी और डंडे बरसाए। झगड़े की संभावना जताते हुए पुलिस को उप जिला अधिकारी ने पहले ही सूचना दे दी थी। बावजूद इसके मौके पर महज 2 पुलिसकर्मी मौजूद रहे और वो भी झगड़े को शांत नहीं करा पाए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे बरसे। जब मीडिया कर्मी ने पुलिस की कम मौजूदगी को लेकर जवाब तलब किया, तब थाना अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगने के कारण थानों में पुलिस की संख्या कम है, लिहाजा मौके पर 2 ही कांस्टेबल भेजे गए। तो वहीं मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से झगड़े और धमकी देने की धाराओं में क्रॉस FIR दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई के लिए पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बिहार के मधुबनी में बीते 29 मार्च को 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले का स्पीड ट्रायल करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि DGP को निर्देश दिया है कि इस पूरी घटना में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे क्या कारण है उसको गंभीरता से देखना चाहिए। जिस किसी ने मर्डर किया है वो अपराधी बचेगा नहीं। पूरे मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस लगातार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए CCTV फुटेज के आधार पर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं एक बार फिर CCTV फुटेज की मदद से सराफा पुलिस ने एक दुकान से नकदी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ा। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल और 1 लाख रुपए नकदी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर और चोरी की वारदातों का खुलासा करने में जुटी हुई है। को एक रिचार्ज की दुकान है, जिसके मालिक द्वारा रात को 9 बजे अपनी दुकान को बंद किया जा रहा था और उस समय उन्होंने अपना बैग काउंटर पर रख दिया था, जिसमें नकदी और 5-6 मोबाइल थे उनके।
और जब वह ताला लगाकर काउंटर पर पहुंचे तो बैग उनको नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी तलाश किया, उसके बाद थाने पर रिपोर्ट की थी, जिस पर धारा 380 का प्रकरण पंजीकृत कर बेचना में लिया गया था। और बेचना के दौरान हमने घटनास्थल और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें 2 आरोपी उस बैग को ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन आरोपीगण के रूट को ट्रैक किया गया, आने का और जाने का, और उनके वीडियो फोटोग्राफ प्राप्त किए गए और जहां तक उनका लोकेशन प्राप्त हुआ वहां पर पूछताछ कर मुकदमे मामूल किए गए, जिस पर दोनों। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार रात दिल्ली पहुंच गए। उनकी यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देशों के ऐतिहासिक और बेहद मजबूत रिश्तों में कुछ तनाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लावरोव की मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई, जिसमें तमाम द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा ब्रिक्स, एससीओ और RIC जैसे संगठनों की भावी बैठक को लेकर चर्चा हुई। बैठक में रूस से खरीदे जाने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 को लेकर चर्चा की गई। तो साथ ही भारत की कोशिश भी रही कि अफगानिस्तान में चल रही शांति समझौते की प्रक्रिया को लेकर रूस का पक्ष जाना जाए कि वह भारत को कितनी अहमियत दे रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता करने के लिए तमाम विषय है, लेकिन लावरोव के इस यात्रा के 2 पहलुओं से समझा जा सकता है कि भारत और रूस के कूटनीतिक रिश्तों में सब कुछ सामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ, आपको बता दें, चौक में जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान लाउड स्पीकर से जागरूकता फैलाते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई और साथ ही मास्क ना पहनने पर चालान काटने की बात कही गई। मास्क धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अब कुछ लोग जो असावधान हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको सचेत करना आवश्यक है। इसलिए जो है अभियान शुरू किया गया है कि मास्क जरूर धारण करें। कोरोना से असावधान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पूर्व में सावधानी सभी बरते हैं और उसी प्रकार की सावधानी बरतें। और हमारे जो व्यापारिक भाई हैं, दुकानदार हैं, इनसे सबको जागरूक किया गया है कि वो स्वयं भी मास्क लगाएं और जो भी ग्राहक आते हैं उनको भी बताएं वो मास्क जरूर लगाएं। और जो है हाथों की जो है साफ सफाई, बार बार हाथ धुलना, दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, तो वो जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना के प्रति जो भी सावधानियां लोग बरते हैं और उसमें जो थोड़ा सावधान हो गए हैं, वो असावधान को ख़त्म करना है, सावधानी को। और इसलिए जो है यहाँ शुरू किया गया, हमारे उसमें चेकिंग भी की जा रही है। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। तो ये पूरे अभियान जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, जो कोरोना का जो है पुनः जो है प्रसार को देखते हुए, ताकि किसी प्रकार की कोई। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें, जगदम्बिका पाल बंगाल चुनाव प्रचार से लौटने के बाद संक्रमित पाए गए, जब जगदम्बिका पाल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें, देश कोरोना को कहर जो है वो लगातार सहन कर रहा है। कई मंत्री के साथ साथ कई बॉलीवुड अभिनेता कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। मंत्री ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाई, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए दी। वीडियो में श्रीकांत वैक्सीन लगवाते दिखाई दिए। वीडियो शेयर करते हुए मंत्री कहते हैं कि देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए आप भी दुनिया के सबसे तेज वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बने। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 33 सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि फिलहाल दिल्ली में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो साथ ही दिल्ली सरकार ने केंद्र से यह अपील की है कि जल्द ही सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार दिल्ली के पॉश इलाकों में यह संक्रमण ज्यादा नजर आ रहा है और यही वजह है कि पॉश कॉलोनी में ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के मामले में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा था।
भेजे गए नोटिस पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन सेंटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए लिखा था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में कुछ प्राइवेट अस्पताल 45 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को इस पर अस्पतालों से जवाब तलब करने को कहा था। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।